Everybody, today I'm going to talk on open access, right? See, for writing review of literature, you need some information, some related references. So, how open access helps you in this direction? Okay, Marathi आणि Hindi. Okay, Yes, ma'am. okay. तर आज आपण ओपन ॲक्सेसची कन्सेप्ट पाहणार आहोत. What open access is. I'm not going to discuss about how to write review of literature in today's session, but I would like to give you the open access resources so that you can use these resources for your research work as well as your academics. देखिए फ्रेंड्स, रिसर्च का प्रोसेस जो होता है वो साइक्लिक होता है. Right from problem defining, framing of hypothesis, research design, measurement, collection of data, analysis and interpretation of data, and generalization in the form of findings and conclusions, right? So this is a cyclic process और हर स्टेप में आपको लिटरेचर की जरूरत होती है. So friends, I would like to skip some of these slides related to literature review, and I am coming to open access. देखिए, हमने पैंडेमिक 2 साल झेला है और अभी हमको सबको पता है कि टेक्नोलॉजी कितनी इम्पोर्टेंट है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कितने इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, राइट? सो है उसको ये सब जो टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट्स है उससे वाकिफ होना बहुत जरूरी होता है. You must know लॉग्स क्या है, वेब 2.0 क्या है, वेब 3.0 क्या है, जूम क्या है, वेबएक्स क्या है, राइट? तो ये सब चीज़ों का आपको नॉलेज होना चाहिए और हमारा लर्निंग जो है वो ई लर्निंग की तरफ जा रहा है. सो जेनी अर्लेज के उद्गार है, उन्होंने ये सही कहा है, टेक्नोलॉजी कैन बिकम द विंग्स that will allow the educational world to fly farther and faster than ever before if we will allow it. Okay, this is very important thing. If we will allow it, यानी हम कौन से दृष्टिकोण से ये टेक्नोलॉजी को देखते हैं, वो नजरिया बहुत इम्पोर्टेंट होता है. सकारात्मक दृष्टि रखेंगे तो आपको ये सब सीखना बहुत इजी हो जाएगा. Now, what is actually the open access theme is? ओपन एक्सेस का मतलब होता है द लिटरेचर विच इज अवेलेबल ऑन द वेब विच यू कैन एक्सेस इन फुल टेक्स्ट एंड फॉर विच यू नीड नॉट पे एनीथिंग, यानी इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट. और चौथी चीज, आपको 24/7 इसका एक्सेस होता है. और पांचवी चीज जो है, ये कॉपीराइट का बंधन इस पे नहीं होता है, कॉपीराइट फ्री होता है. कॉपीराइट फ्री का मतलब क्या है? कॉपीराइट फ्री का मतलब ये है कि आपको ये लिटरेचर यूज करने के लिए कॉपीराइट ओनर की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है. सिर्फ एक रेफरेंस दे दीजिए, आपका काम हो जाता है. सो ओपन एक्सेस मीन्स द लिटरेचर विच इज अवेलेबल ऑन द वेब, you can access it in full text which is free from cost. और चौथी चीज, it is free from copyright also. Totally free information on the web. ये ओपन एक्सेस एक रिसर्चर, एक टीचर, एक स्टूडेंट के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? देखिए, रिसर्चर के रिसर्च की विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए ओपन एक्सेस इम्पोर्टेंट है. नेचुरली ओपन एक्सेस डोमेन में अगर आपका लिटरेचर है, आपका पेपर है, तो उसका यूज ज्यादा होगा क्योंकि उसके ऊपर कोई भी बंधन नहीं है. इट इज इजीली अवेलेबल टू द रिसर्चर्स, ठीक है? और ज्यादा से ज्यादा लोग उसको देखेंगे तो नेचुरली उसका रिसर्च इम्पैक्ट जो है वो भी बढ़ जाता है. सो ओपन एक्सेस आपके रिसर्च की विजिबिलिटी को बढ़ाता है. देखिए, ये ओपन एक्सेस लिटरेचर अलग अलग रिपोजिटरीज में अवेलेबल है, www पे.
तो ये ओपन एक्सेस रिपॉजिटरी को यूज करने के लिए एडवांटेजेस क्या है? सबसे पहले, ये ऑनलाइन होती है रिपॉजिटरीज, और उसमें मेटा डाटा डिस्क्रिप्शन होता है। मेटा डाटा का मतलब है कि जो कीवर्ड सर्चिंग है वो इजी कर देता है मेटा डाटा। So you can search, you can browse these open access repositories by giving just keywords. और ये रिपॉजिटरीज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करती है। तीसरी चीज, गूगल जैसे सर्च इंजिन्स ये सब ओपन एक्सेस रिपॉजिटरीज को इंडेक्स करते हैं। तो आपने गूगल में भी कीवर्ड्स डाले तो भी ये ओपन एक्सेस रिपॉजिटरीज आपको एक्सेस होती है। ये डिजिटल फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन रहती है, इसलिए वो लॉन्ग टर्म के लिए होती है। और इसमें यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर्स होते हैं, जैसे डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर्स। हर एक ऑब्जेक्ट का एक एक यूनिक नंबर होता है, और हर वेबसाइट का एक एड्रेस होता है जिसे हम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहते हैं, यूआरएल्स। तो इसकी वजह से ओपन एक्सेस रिपोजिटरीज जो है डब्ल्यू पे, वो बहुत एडवांटेजियस है रिसर्चर्स के लिए। देखिए फ्रेंड्स, आप ये चित्र देख रहे हो। जब भी आप www का इस्तेमाल करते हो फॉर गेटिंग द इंफॉर्मेशन, तो आपको कुछ इस प्रकार की भावना पैदा होती है। यू फील इंफॉर्मेशन ओवरलोडेड, है ना? क्योंकि आप कीवर्ड डालोगे गूगल में तो हजारों साइट्स आपको रिट्रीव होंगी। उसमें क्या क्या नहीं होगा, ई जर्नल्स होंगे, मैगजीन्स होंगे, पेपर्स होंगे, ऑनलाइन न्यूज़पेपर्स होंगे, बुक्स होंगे। तो ये जो इंफॉर्मेशन ओवरलोड है, उसमें से आपको जो चाहिए उतनी इंफॉर्मेशन ढूंढना बहुत कठिन हो जाता है आपके लिए कभी कभी। और इसके ऊपर जो उपाय है, वो उपाय है कि आपको स्पेसिफिक एकेडमिक वेबसाइट्स का नॉलेज होना चाहिए। www में रैंडम सर्चेस करके आपका टाइम वेस्ट हो सकता है। देखिए, जैसे कि मैंने कहा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बहुत अहम भूमिका है हमारे लाइफ में अभी। ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है, वैसे ही टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी भी है। और आज की जो लाइब्रेरीज है, जो ट्रेडिशनल लाइब्रेरीज, उसके साथ साथ डिजिटल लाइब्रेरीज, इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरीज और वर्चुअल लाइब्रेरीज, इनके साथ में हमें लाइब्रेरीज मिलती है, राइट? अभी इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी, डिजिटल लाइब्रेरी और इंटरनेट बेस्ड वर्चुअल लाइब्रेरीज, ये लाइब्रेरीज मॉडर्न लाइब्रेरीज कहलाती है। So today's library is the combination of traditional libraries and modern libraries. अभी देखिए, there is a Chinese proverb: give a man a fish, feed him for a day. Teach a man to fish, he feeds himself for a lifetime. है ना? अगर आदमी को आप एक फिश देते हो तो उसका वो दिन चला जाता है, उसकी भूख खत्म होती है एक दिन की। लेकिन उसको फिशिंग करना अगर आप सिखाते हो तो वो खुद के लिए पूरा खाना जीवन भर के लिए ले सकता है, राइट? अभी अ, इसी प्रकार से कुछ ओपन एक्सेस का है। अगर ओपन एक्सेस रिसोर्सेस आपको पता चले तो आप खुद की इंफॉर्मेशन नीड्स को हमेशा बहुत सही तरीके से फुलफिल करोगे। देखिए, हम एक कंपैरेटिव पब्लिकेशंस का रिसर्च आउटपुट देखते हैं, इंडिया एंड वर्ल्ड। अभी यहाँ पे आप देखेंगे कि 5 साल का स्टैटिस्टिक्स है। यहाँ पे पूरे वर्ल्ड में इतने पब्लिकेशंस हुए, उसमें से इंडिया के कितने हैं? 1,87,437 है, राइट? और इसमें से भी जैसे पूरे वर्ल्ड में ये 32 लाख पब्लिकेशंस जो है, उसमें से ओपन एक्सेस में कितने हैं? तो आप यहाँ पे देख सकते हो 9,28,000 है। इंडिया के ये जो 1,87,000 पब्लिकेशंस है, उसमें से 40,328 आर फ्रॉम इंडिया, राइट? तो लोग अभी ओपन एक्सेस की तरफ जा रहे हैं। अभी हम देखेंगे कि ओपन एक्सेस मीन्स फ्री ऑफ चार्ज, फ्री फ्रॉम कॉपीराइट। आपको
टोटली फ्री ए लिटरेचर उपलब्ध होता है, लेकिन ए लिटरेचर अलग अलग फॉर्मेट्स में आपके लिए उपलब्ध होता है। जैसे ओपन एक्सेस जर्नल्स है, ओपन एक्सेस आर्काइव्स है, उसी में इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरीज आती है। देन इलेक्ट्रॉनिक थीसिस एंड डिसर्टेशंस की भी रिपोजिटरीज आपको मिलती है। एंड OER and OCW is one of the concept of open access. OER stands for Open Educational Resources and OCW stands for Open Courseware. तो ये हर एक चीज क्या है, ये हम अभी देखेंगे एक वन बाय वन। अभी देखिए ओपन एक्सेस जर्नल्स, मतलब ये जर्नल्स रीडर्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट फुल टेक्स्ट उपलब्ध कराए जाते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है ना, जो चीज फोकट में मिलती है उसकी हमें वैल्यू नहीं होती। लेकिन एक चीज ध्यान में रखिए, ये जर्नल्स आपके लिए खुले हैं, लेकिन उसकी जिम्मेदारी कोई R&D ऑर्गेनाइजेशन, कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, कोई यूनिवर्सिटी या फिर कोई NGO ये सब लेती है। और इसमें सब स्टैंडर्ड लिटरेचर होगा क्या, ऐसा नहीं होता। बहुत से ओपन एक्सेस जर्नल्स जो है वो पीयर रिव्यू पॉलिसीज जो है उसका इस्तेमाल करते हैं, राइट। और ये जर्नल्स आप आराम से डाउनलोड कर सकते हो, उसको यूज कर सकते हो। उसमें से कुछ पोर्शंस आप कॉपी भी कर सकते हो, लेकिन उसको प्रॉपरली एक्नॉलेज करना, साइटेशन देना मस्ट होता है। अभी ये ओपन एक्सेस जर्नल्स मिलेंगे कहाँ से? तो देर आर सम डायरेक्टरीज जिससे सिंगल विंडो एक्सेस आपको मिलता है ये जर्नल्स का। उसमें से सबसे फेमस डायरेक्टरी जो है वो है DOAJ, इट इज डायरेक्टरी ऑफ ओपन एक्सेस जर्नल्स। फिर फ्री मेडिकल जर्नल्स करके वेबसाइट है, हाईवायर प्रेस है और ओपन जेगेट करके एक कंसोर्शियम है। तो ये चार वेबसाइट्स बहुत महत्वपूर्ण होती है ओपन एक्सेस जर्नल्स के संबंध में। ये देखिए आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हो, ये DOAJ का होम पेज है। यहाँ पे आप कीवर्ड सर्च करके जर्नल्स भी ढूंढ सकते हो, आर्टिकल्स भी ढूंढ सकते हो। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये सिंगल विंडो में आपको 80 लैंग्वेजेस के जर्नल्स, 130 कंट्रीज से पब्लिश होने वाले जर्नल्स, ओके, ऐसे आपको 17,573 जर्नल्स का एक्सेस यहाँ से है DOAJ से, राइट। और ये 17,573 जर्नल्स में आर्टिकल्स कितने हैं? मोर देन 74 lakhs आर्टिकल्स आपको यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। और ये जो 17,000 जर्नल्स है, उसमें से एक पिक्यूलियर चीज आपको ध्यान में रखनी है कि अगर आपको आपका पेपर इन जर्नल्स को भेजना है तो इसमें से 12,262 जर्नल्स ऐसे हैं कि जो जो ऑथर होता है उससे आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्जेस नहीं लेते। APC मतलब आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्ज वो नहीं लेते, राइट। अभी इंडिया का क्या सिचुएशन है, देखिए इंडिया से 282 जर्नल्स जो पब्लिश होते हैं वो DOAJ में शामिल है, दैट इज दीज आर टोटली ओपन एक्सेस। यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि नेशनल नॉलेज कमीशन ऑफ इंडिया जो बैठा था, उन्होंने 2005 में ये ओपन एक्सेस के रिगार्डिंग कुछ उन्होंने रिकमेंडेशंस दिए थे। और वो रिकमेंडेशंस में एक रिकमेंडेशन ऐसा था कि जो भी गवर्नमेंट फंडेड रिसर्च है तो उसके पब्लिकेशंस ओपन एक्सेस में बाकी लोगों तक पहुंचाना जाना चाहिए। और ये रिकमेंडेशन की वजह से भारत में जो भी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स है, जैसे CSIR है, ICAR है, ICMR है, देन यू कैन सी DRDO है, तो ये सब जो अग्रगण्य रिसर्च इंस्टीट्यूट्स है, तो वो जो भी जर्नल्स पब्लिश करते हैं वो सभी जर्नल्स को ओपन एक्सेस कर दिया गया,
right? And these are accessible online, each and every volume and issue. अभी देखिए ये जो डायरेक्टरी है उसमें अगर हमको सर्च करना है तो आप यहाँ से जर्नल्स चेक कर सकते हो, आर्टिकल्स को क्लिक कर सकते हो एंड अकॉर्डिंगली यू कैन सर्च दिस पर्टिकुलर थिंग। अभी यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज आपको अगर जर्नल्स देखने हैं तो आप इस प्रकार से सब्जेक्ट्स आप सिलेक्ट कीजिए और उसमें से अपना सब्जेक्ट देखिए और उस हिसाब से भी आप सर्च कर सकते हो। और अभी मैं आपको बताना चाहूंगी कि एल्सवियर, डीएमसी, देन आप देख सकते हो स्प्रिंजर ओपन, टेलर एंड फ्रांसिस, सेज पब्लिकेशन, विले, ये दुनिया के जो रेप्यूटेड पब्लिशर्स है उनके भी इतने सारे जर्नल्स ओपन एक्सेस में पब्लिश होते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे मैंने यहाँ पे एक सर्च किया है कोविड-19 कीवर्ड देके और आप देखेंगे कि कोविड-19 के ऊपर में 8309 आर्टिकल्स मुझे यहाँ पे मिले हैं, रिट्रीव हुए हैं। इसमें अगर मैं फुल टेक्स्ट को क्लिक करती हूँ तो वो आर्टिकल इस प्रकार से खुलता है। यहाँ पे फुल टेक्स्ट को क्लिक करेंगे तो फुल टेक्स्ट आर्टिकल खुलता है। ये देखिए ये 10 पेजेस का एक आर्टिकल है। इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हो, इसको आप प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो। ओके, ये हो गया डीओएटी के बारे में। दूसरी वेबसाइट है हाईवायर। देखिए इसमें से बहुत सारे जर्नल्स जो बहुत अच्छे क्वालिटी के हैं तो उसका फ्री एक्सेस डेवलपिंग इकोनॉमिक्स को ये वेबसाइट के द्वारा दिया गया है। और आप देख सकते हो ये जर्नल्स के नाम न्यूट्रिशन का है, मेडिकल से रिलेटेड कुछ जर्नल्स है, कुछ बाकी जनरल से भी रिलेटेड है। और आप यहाँ से देख सकते हो कोई भी एक जर्नल को अगर आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से वो जर्नल ओपन होता है और यहाँ से आप और एक और चीज यहाँ पे नोट कीजिए कि ये जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर 7.2 है। ओके, यानी क्वालिटी इज देयर अंडर ओपन एक्सेस लिटरेचर। ओके, अभी देखिए ये जो जर्नल है उसमें से ये वॉल्यूम 11 निकाला, उसका टेबल ऑफ कंटेंट आया, इसको क्लिक करेंगे तो ये 7 पेज का पूरा आर्टिकल आपको यहाँ से मिल गया है। उसके बाद में तीसरी वेबसाइट जो है जर्नल्स के बारे में वो है प्री मेडिकल जर्नल्स। और यहाँ पे ये सब टॉपिक्स के ऊपर में जर्नल्स आपको मिलेंगे मेडिकल से रिलेटेड, राइट? ये देखिए यहाँ पे जर्नल्स विद इम्पैक्ट फैक्टर ग्रेटर देन 2, जिनका इम्पैक्ट फैक्टर 2 से ज्यादा है वैसे जर्नल्स आपको चाहिए तो यू कैन एक्सेस दिस जर्नल्स। उसके बाद में इम्पैक्ट फैक्टर मोर देन 5। अभी यहाँ पे एक चीज आप क्लियर नोट करेंगे कि यहाँ पे लिखा है आफ्टर 6 मंथ्स। आफ्टर 6 मंथ्स मतलब इसको एम्बार्गो पीरियड कहते हैं। मतलब 6 महीने तक वो उसको ओपन एक्सेस में नहीं लाएंगे इशू को। 6 महीने के बाद उस इशू को वो फ्री कर देंगे। तो हमें चलता है ना, हमारे लिए फ्री एक्सेस बहुत इम्पोर्टेंट है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा लिटरेचर एम्बार्गो पीरियड के बाद में भी मिला तो भी हमारे लिए वो चाहिए। और आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ से आप 5088 जर्नल्स को एक्सेस कर सकते हो, 5088 जर्नल्स। उसके बाद में एक ओपन जेगेट करके साइट है। देखिए जेगेट नाम का एक कंसोर्शिया है जिसको बेंगलोर से, इंडिया से मैनेज किया जाता है। इंफॉर्मेटिक्स नाम की कंपनी है वो इसको कंसोर्शिया को मैनेज करती है। तो ये कंसोर्शिया में सब्सक्रिप्शन बेस्ड जर्नल्स भी है, उसके साथ साथ बहुत सारे ओपन एक्सेस जर्नल्स को भी एक्सेस उन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि 7937 ओपन एक्सेस जर्नल्स का अंदाजन एक्सेस आपको यहाँ से है ओपन जेकेट से। इसमें अलग अलग विषय इंक्लूडेड है, आप यहाँ पे देख सकते हो एग्रीकल्चरल, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज, बेसिक साइंसेस, बायोमेडिकल साइंसेस, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, देन सोशल एंड मैनेजमेंट साइंसेस। इसमें मैंने बिजनेस कीवर्ड डाला तो मुझे इतने सारे आर्टिकल्स आए 49,000। ठीक है, और
इसमें से सपोज मुझे स्मार्ट बिजनेस ये आर्टिकल अगर पढ़ना है तो मैं इसको क्लिक करती हूँ और ये डिटेल्स लगे और यहाँ पे फुल टेक्स्ट लिंक्स है, इसको मैं क्लिक करती हूँ तो देखिए ये आर्टिकल पूरा यहाँ पे डाउनलोड हो गया। स्मार्ट बिजनेस, द कस्टमर इज नॉट ऑलवेज राइट व्हाट दे। इसमें आप बुलियन सर्चेस कर सकते हो, एंड और नॉट ऑपरेटर्स यूज कर सकते हो। मैंने यहाँ पे मल्टीपल कीवर्ड्स दिए, स्टॉक प्राइसेस एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, और इसको मैंने जब सबमिट किया तब मुझे ये दो पेपर्स मिले। तो इस प्रकार से यू कैन सर्च ओपन जेगेट आल्सो। फ्रेंड्स, दिस इज अ very important slide in my presentation, and there is a special message in this slide, and that message is the paper was accepted and published on the same day। ये कैसे पॉसिबल है? देखिए, हम जब प्रिंटेड जर्नल्स को पेपर भेजते हैं तो एटलीस्ट 6 महीने लगते हैं पूरा प्रोसेस होने के लिए। लेकिन ई जर्नल्स जो है वो ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पे आप क्विक पब्लिकेशंस कर सकते हो। और एक चीज बताती हूँ, ये जो ओपन एक्सेस पब्लिशर्स होते हैं तो उनकी एक अर्ली साइट होती है, अर्ली साइट पब्लिकेशन जिसको हम कहते हैं। मतलब आपका पेपर अगर दिसंबर 2022 के इश्यू के लिए सिलेक्ट हुआ है तो वो उसके पहले ही ऑनलाइन उसको पब्लिश कर देते हैं अर्ली साइट में, राइट। तो आपके फाइंडिंग जो है जल्दी से जल्दी लोगों तक पहुंचने में मदद होती है। एक जब मैंने ओपन एक्सेस पे काम करना शुरू किया इन 2006, तो मैंने हमारे लाइब्रेरी साइंस का एक जर्नल है डीओएच में, डी लिब मैगजीन, यूएस से वो मैनेज होता है। तो उसको एक पेपर मैंने भेजा और वो पेपर भेजने के बाद में मुझे 3 हफ्ते में उनका जवाब आया, पेपर इज एक्सेप्टेड। और अगले महीने में ही 15 तारीख को मिडनाइट 12 बजे वो इशू अपलोड हो गया। देखिए, ये पर्टिकुलर ये था। ये जर्नल का एक पॉलिसी है, ये कुछ भी होने दो, पेपर इज एक्सेप्टेड, रिजेक्टेड और नीड्स रिवीजन, इसका कम्युनिकेशन वो 3 हफ्ते के अंदर ऑथर को देते हैं, 3 महीने के अंदर, सॉरी 3 हफ्ते के अंदर। ओके, सो you can save the time by choosing e-journals for your publications। और ये जो अपना प्रेजेंस वेब पे आते जाता है हमारे रिसर्च के थ्रू, हमारे पेपर्स के थ्रू, तो उसका फायदा कैसे होता है मैं आपको एक उदाहरण बताती हूँ। ये द इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी रिव्यू, ये एल्सवेयर का पब्लिकेशन था। ओके, और सब्सक्रिप्शन बेस्ड वो जर्नल था। इसमें मेरा एक पेपर पब्लिश हुआ था, ठीक है, और वो साइंस डायरेक्ट में फुल टेक्स्ट पेपर दिख रहा था। तो वो पेपर पढ़ के मुझे एक ऑफर आया था। ये वो पेपर था, रिस्पॉन्डिंग टू इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ द सिटीजन्स टू ई गवर्नमेंट पोर्टल्स। ओके, ये पेपर पढ़ के इसका रेफरेंस देते हुए मुझे एक ऑफर आया था यूनिवर्सिटी एट अल्बानी न्यूयॉर्क से कि हमने आपका वो पेपर पढ़ा, हमें ऐसे ही इंडिया के गवर्नमेंट पोर्टल्स की केस स्टडी अपडेटेड चाहिए और वो हमें हमारे एनसाइक्लोपीडिया ऑफ साइबर बिहेवियर के लिए चाहिए। तो मैंने उस पर और मेहनत करके 25 पेजेस का पेपर भेजा इनको, और मेरा वो पेपर एनसाइक्लोपीडिया ऑफ साइबर बिहेवियर में पब्लिश भी हो गया। तो इस प्रकार से यू गेट मोर एंड मोर अपॉर्चुनिटीज। जैसे कि मैंने आपको कहा कि नेशनल नॉलेज कमीशन का रिकमेंडेशन, तो ये सारे इंडियन पब्लिश जर्नल्स है, आप यहाँ पे देख सकते हो, यू कैन सी दिस जर्नल्स, राइट। इसमें करंट साइंस है, साधना प्रमाणा, ये इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेस पब्लिश करती है। तो ये सभी जर्नल्स ओपन एक्सेस में अवेलेबल है। और आप देखेंगे कि कोई भी साइंस कॉलेज में 1932 से बैक वॉल्यूम्स आपको शायद ही मिलेंगे, लेकिन आपको डीओएजे से जुलाई 1932 का पहला इशू जो था करंट साइंस का, तब से लेके तो आज तक के पूरे इश्यूज मिलते हैं। ये उसकी खासियत है, ये केवल करंट
वॉल्यूम ही नहीं, तो पूरे बैक वॉल्यूम्स भी आपको फुल टेक्स्ट मिलते हैं यहाँ से। फिर ये इंसा के कुछ ओपन एक्सेस जर्नल्स है, आप एक लुक दे सकते हो उसको। ये इंडियन जर्नल्स डॉट कॉम, कमला राज, मेड इंट, ये 38 जर्नल्स है। मेडनो के देखिए 48 जर्नल्स ओपन एक्सेस में है, राइट। तो ये हो गया जर्नल्स के बारे में। देखिए, हम जब भी पढ़ाते हैं या हम जब भी कोई रिसर्च टेकअप करते हैं, तो हमें क्लासिक बुक्स जो होती है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट डोमेन में, उसकी की भी आवश्यकता पड़ती है। सो इन आवर कंट्री एंड एट इंटरनेशनल लेवल बहुत सारे डिजिटल लाइब्रेरी के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जो पुराने से पुरानी किताबों का डिजिटाइजेशन करते हैं और वो इंफॉर्मेशन सिस्टमैटिकली डिजिटल फॉर्म में अवेलेबल कराते हैं। तो ऐसे ही एक 1 मिलियन बुक प्रोजेक्ट के बारे में बताना चाहूंगी। ये जो है 1 मिलियन बुक प्रोजेक्ट, इट इज लेड बाय कार्नेजी मेलन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज। और उनका ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था एक एम के साथ में कि 1 मिलियन बुक्स को 2007 तक उन्होंने लिमिट दिया था, डिजिटाइज करना है, ओके। और हमारे इंडिया में भी 22 स्कैनिंग सेंटर्स है जो ये डिजिटाइजेशन में काम कर रहे हैं, राइट। 18 सेंटर्स चाइना में है, आप यहाँ पे देख सकते हो। और इन्होंने ये बुक्स को डिजिटाइज करके एक लाइब्रेरी में सिस्टमैटिकली एक्सेस दिया है, एंड दैट लाइब्रेरी इज द यूनिवर्सल डिजिटल लाइब्रेरी। इसमें आप एडवांस सर्चेस कर सकते हो, ब्राउज भी कर सकते हो। लेकिन एक चीज ध्यान में रहे कि ये बुक्स को पढ़ने के लिए या डाउनलोड करने के लिए आपको ये प्लगइन सॉफ्टवेयर जो है उसको इंस्टॉल करना पड़ता है आपके सिस्टम में, या फिर टिप प्लगइन्स को आपको इंस्टॉल करना पड़ता है, तभी आप वो किताब पूरी खोल सकते हो। ये एडवांस सर्च का ऑप्शन है, यहाँ पे आप कोई भी एक सब्जेक्ट ले सकते हो। जैसे ये सब्जेक्ट है, इसमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हो। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि बायोलॉजी सब्जेक्ट अगर मैंने लिया है यहाँ पे, तो ये किताबें आई। कोई भी एक किताब को आपको पढ़ना है तो यू कैन क्लिक ऑन दैट, और आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये उसकी डिटेल्ड आई, और उसको रीड ऑनलाइन के लिए यहाँ पे क्लिक करना है हमको, राइट। अभी इन्होंने सब्जेक्ट वाइज कितने बुक्स को डिजिटाइज किया है वो हम देखेंगे। देखिए, एग्रीकल्चर 13,947, एस्ट्रोनॉमी 2,795, biographies 12,025, biology 16,360, education 1,61,633, economics 32,000। The list continues। आप यहाँ पे देखेंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 8,761, history 91,000, then you can also see mathematics 17,000, then mythology 568, list continues। और यहाँ पे आप देखेंगे रोबोटिक्स जैसा जो नए विषय है उसकी भी किताबें आपको यहाँ पे मिलेंगी। एंड यहाँ पे आंकड़ा देखिए, राइट। इतनी सारी किताबें आपको ये लाइब्रेरी में ऑनलाइन मिलती है। देखिए, इसमें कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स भी है जो 1,000 से 1,700 तक के है। देन जब से प्रिंटिंग शुरू हुआ तब से आप यहाँ पे देख सकते हो, और ये 2022 तक के है, ठीक है। नई किताबें भी है और पुरानी किताबें भी आपको यहाँ पे मिलती है। तो द यूनिवर्सल डिजिटल लाइब्रेरी इज अ वेरी गुड साइट, और यहाँ पे ना पुरानी सी पुरानी किताबें हैं। देखिए, मैं आपको एक चीज शेयर करना चाहती हूँ यहाँ पे। मेरे ओरिएंटेशन के क्लास में एक लेडी थी, जब मैंने उनको ये बताया कि ऐसे ऐसे ओपन एक्सेस रिसोर्सेस है, तो उन्होंने कहा मुझे कि मैडम, मेरा जो विषय है पीएचडी का, वो माइथोलॉजिकल स्टोरीज के ऊपर में है। जैसे गणपति को हाथी का सर क्या है, क्यों है,
तो उसके पीछे एक माइथोलॉजिकल स्टोरी है, राइट। तो ऐसे स्टोरीज का कंपाइलेशन करना ये मेरा काम है। और मेरा एक रिसर्च क्वेश्चन है, वो है कि भारत में हिंदू स्त्री शादी के बाद मंगलसूत्र क्यों पहनती है। तो इसके पीछे कोई कहानी है क्या, वो मुझे ढूंढना है। मैंने कहा कि मेरे बस की तो बात नहीं है, लेकिन आप यूनिवर्सल डिजिटल लाइब्रेरी में डीप सर्च करो। तो 4-5 महीने के बाद में दैट लेडी टेलीफोन मी और मुझे बताया, मैडम थैंक यू सो मच, मुझे वो स्टोरी मिल गई आपने जो बताया था उसकी। देखिए, ऐसे भी रिसर्च की नीड्स होती है जिसके लिए हमें प्राचीन लिटरेचर जो है वो लगता है, तो आप उसके लिए यहाँ पे देख सकते हो। एंड द लेटेस्ट वन, नैक ने भी जिसका ऑर्गेनाइजेंस लिया है, दैट इज एनडीए। नैक के क्वेश्चनर में भी एक क्वेश्चन है कि आप नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के मेंबर हो या नहीं, राइट। ये जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है, इट इज स्पॉन्सर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। और ये प्रोजेक्ट बनाने में जो काम किया है वो है आईआईटी खड़गपुर। और ये प्रोजेक्ट का ब्रीद वाक्य जो है वो है वन लाइब्रेरी ऑल ऑफ इंडिया। वन लाइब्रेरी ऑल ऑफ इंडिया मीन्स यहाँ पे आपको केजी से लेके पीजी तक सभी रिसोर्सेस मिलेंगे, राइट। देखिए, स्कूल लेवल के हैं, स्कूल लेवल सीबीएसई, इंजीनियरिंग, साइंस, ह्यूमैनिटीज, लिटरेचर, लॉ एंड मैनेजमेंट, राइट। ये उन्होंने बीच में पैंडेमिक्स में कोविड रिसर्च रिपोजिटरी भी बना दी थी, राइट। और यहाँ पे आपको कितने रिसोर्सेस मिलेंगे, तो ये आंकड़ा आपको यहाँ पे दिख रहा है, इतने सारे रिसोर्सेस आपको यहाँ पे मिलेंगे। यहाँ पे लॉगिन करना मैंडेटरी होता है, तभी ये सब मिलता है। और ये जो रजिस्ट्रेशन है ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ रजिस्ट्रेशन, नथिंग एल्स, राइट। तो अभी हम इसको देखेंगे कि कैसे इसका काम चलता है। यहाँ पे आप देखेंगे, मैंने मेरे ईमेल के थ्रू लॉगिन किया, एक कैप्चा यहाँ पे लिखा, लॉगिन हो गई, मैं रजिस्टर हो गई। लॉगिन होने के बाद में सबसे पहले तो मुझे लगा कि कोविड-19 में क्या है देखेंगे। तो कोविड-19 में उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से उनके पब्लिकेशंस डाले हैं यहाँ पे। मैंने जॉन हॉपकिंस को क्लिक किया तो वो तब का डैशबोर्ड आ गया। इस प्रकार से वीडियो लेक्चर्स मुझे मिले, डोनेट प्लाज्मा। उसके बाद में ऐसे रिसर्च आर्टिकल्स भी मिले इसमें, है ना। तो इस प्रकार से आप इसको क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। ये जो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया है, उसमें सर्चेस होते हैं, 3 लेवल सर्चेस होते हैं। जैसे ब्रॉड सब्जेक्ट मैंने सोशल साइंसेस क्लिक किया, तो सोशल साइंसेस के मुझे कुछ रिसोर्सेस आए। फिर मैंने सेकेंड लेवल में सोशल साइंसेस में लॉ को क्लिक किया, तो लॉ के मुझे इतने सारे रिजल्ट्स आए। और थर्ड लेवल पे मैंने चुना क्रिमिनल लॉ, ठीक है, इसको मैंने क्लिक किया। तो देखिए, सोशल साइंस में लॉ, लॉ में क्रिमिनल लॉ, और क्रिमिनल लॉ में मुझे 2 लाख से ज्यादा रिजल्ट्स मिले। तो जस्ट एक क्यूरियोसिटी करके मैंने ये पहला वाला जो है इसको खोला, तो इस प्रकार से वो खुल गया। ये कुसाट लाइब्रेरी से है। और मैंने यहाँ पे व्यू एंड ओपन को क्लिक किया, तो ये एक क्रिमिनल प्रोसीजर का पेपर है, एलएलबी डिग्री के लिए उनकी यूनिवर्सिटी में, उसका क्वेश्चन पेपर है। तो इस प्रकार से आपको रिसोर्सेस मिलते हैं। तो हम देखेंगे कि ये जो 2 लाख रिसोर्सेस आए क्रिमिनल लॉ पे, उसमें कौन से रिसोर्सेस है। देखिए, इसमें रिसर्च आर्टिकल्स 525 है, बुक्स 4204 है क्रिमिनल लॉ पे, एक करस्पॉन्डेंट है, 3 जर्नल्स है, लॉ एक्ट्स 27,000 है, लॉ जजमेंट्स 1,69,000 है, मीडिया आर्टिकल 3 है, क्वेश्चन पेपर 11 है, जिसमें से एक मैंने अभी आपको खोल के दिखाया, और रिकॉग्निशन 1 है। तो इस प्रकार से आपके जो भी सर्चेस होंगे, तो उसमें से आपको इस प्रकार से डिटेलिंग मिलती है। ये हो गया नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के बारे में।
जैसे डीओएजे है, वैसे ओपन एक्सेस बुक्स का कंपाइलेशन एक विंडो में किया गया है, दैट इज डायरेक्टरी ऑफ ओपन एक्सेस बुक्स, राइट। और आप इसको सर्च कर सकते हो। मैंने वही कीवर्ड्स लिए, क्रिमिनल लॉ, ठीक है, इसको मैंने सर्च किया तो देखिए यहाँ पे मुझे 8 बुक्स आए डीओएबी में क्रिमिनल लॉ में। पहला है टेररिज्म, क्रिमिनल लॉ एंड पॉलिटिक्स, राइट। अभी मैं यहाँ पे फ्री एक्सेस को क्लिक करती हूँ, फ्री एक्सेस। देखिए ये 300 पेज की किताब है और ये किताब मेरे सामने खुल गई। इसको आप डाउनलोड करके रख सकते हो, इसको आप प्रिंट भी ले सकते हो। So this is the site of DOAB. Okay. देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने कल्चरल हेरिटेज को प्रोटेक्ट करने के लिए एक प्रोजेक्ट लिया था डिजिटल लाइब्रेरी का, एंड दैट इज नोन एज डिजिटल सांस्कृतिक संपदा पुस्तकालय, दैट इज कल्चरल हेरिटेज डिजिटल लाइब्रेरी। इसमें देखिए अगर मुझे पारंपरिक साहित्य देखना है तो बुद्ध की कहानियां, सिंहासन बत्तीसी, उपदेश, पंचतंत्र मिलेगा। राजस्थान के बारे में, ये एक्चुअली हिंदी स्पोकिंग रीजन्स जो है इंडिया के, तो उनसे रिलेटेड ये साइट है। जैसे मुझे राजस्थान देखना है या सिंहासन बत्तीसी पढ़ना है, देखिए ये सिंहासन बत्तीसी यहाँ पे आ गए। राजस्थान के बारे में एक परिचय, भौगोलिक, आर्थिक पर ये सब आपको मिलेगा। ये कुछ आपको डिजिटल इमेजेस मिलेंगे, राजस्थानी लोक भजन मिलेंगे, नृत्य गीत मिलेंगे। पारंपरिक साहित्य में अगर मैं बुद्ध की कहानियां को क्लिक करती हूँ तो देखिए बुद्धिस्ट पीपल्स, बुद्धिस्ट क्लासिक्स, लाइफ एंड लीजेंड्स ऑफ बुद्धा, इस प्रकार से आपको कहानियां मिलेंगी जो आप पढ़ सकते हो। ये हो गया कल्चरल हेरिटेज डिजिटल लाइब्रेरी। देयर इज वन मोर वेरी इंटरेस्टिंग लाइब्रेरी, दैट इज मुक्त बोधा। इनकी जो डिजिटल लाइब्रेरी है, इसमें आपको मैन्युस्क्रिप्ट्स मिलते हैं। यहाँ पे देखिए जोगलेकर, कोंडलेकर एंड सांबा दीक्षिता फैमिलीज ऑफ गोकर्णा, इनके मैन्युस्क्रिप्ट्स आपको यहाँ से एक्सेस होंगे। इसको इंटर द लाइब्रेरी में करती हूँ मुक्त बोधा को, तो ऐसे कैटलॉग आता है। आप कोई भी एक आध किताब यहाँ से निकाल के पढ़ सकते हो। देखिए ये है तंत्रलोका ऑफ अभिनव गुप्ता, आप यहाँ पे देख सकते हो, राइट। इस प्रकार से किताबें ये डाउनलोड होती है। और ये अगर आपको मैन्युस्क्रिप्ट्स देखने हैं तो आप देखेंगे गोकर्णा वैदिक कलेक्शन। इसमें जोगलेकर फैमिली का देखना है तो ये आगे मैन्युस्क्रिप्ट्स। किसी एक मैन्युस्क्रिप्ट को आपको पढ़ना है तो पीडीएफ को क्लिक करो, देखिए ये आ गया मैन्युस्क्रिप्ट, आप यहाँ पे देख सकते हो, राइट। इसमें 20 पेजेस है। और जब हम मैन्युस्क्रिप्ट की बात कर ही रहे हैं तो आपको एक साइट और बता देना चाहती हूँ कि हमारे इंडिया में रिच मैन्युस्क्रिप्ट कलेक्शन है। और ये मैन्युस्क्रिप्ट्स कहाँ होते हैं? कुछ फैमिलीज उसको रिटेन करती है, मठों में होती है, मंदिरों में होते हैं, अभी यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज में हो भी मैन्युस्क्रिप्ट्स मिलते हैं, और कुछ कुछ पब्लिक लाइब्रेरीज में भी आपको मैन्युस्क्रिप्ट्स मिलेंगे। तो भारत में ये मैन्युस्क्रिप्ट्स को जतन करने का काम जो है वो नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट्स करता है। और इन्होंने क्या किए कि मैन्युस्क्रिप्ट्स को पहले लोकेट करके उसका बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस बनाया, और अभी वो मैन्युस्क्रिप्ट्स को पूरा पूरा फुल टेक्स्ट डिजिटाइज करने का काम चल रहा है, ठीक है। और उन्होंने जो डेटाबेस बनाया मैन्युस्क्रिप्ट्स का इंडिया का, वो जाना जाता है भारतीय कृति संपदा के नाम से, भारतीय कृति संपदा। वो हम देखेंगे, देखिए यहाँ पे भारतीय कृति संपदा को मैंने सर्च किया और आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे ये पर्टिकुलर मैन्युस्क्रिप्ट भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट में है, महाराष्ट्र में है, पुणे में है। तो इस प्रकार से आप सर्च कर सकते हो। देखिए वो मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में डिटेल्स आ गई यहाँ पे। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो। जस्ट 1 सेकेंड। एक और लाइब्रेरी है
जो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए, दैट इज विज्ञान प्रसार डिजिटल लैब। ये प्रोजेक्ट भी एमएचआरडी का है, राइट। और यहाँ पे स्कूल लेवल बच्चे जो होते हैं उनको अदर देन टेक्स्ट बुक्स, जो रेफरेंस बुक्स लगते हैं, वो उन्होंने डिजिटाइज करके रखे हैं। यहाँ पे भी आपको यूजर आईडी और पासवर्ड देके लॉगिन होना पड़ता है, विच इज फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट। यहाँ पर मैंने सर्च किया एनवायरनमेंट शब्द देके, मुझे एक किताब आई, एनवायरनमेंट एंड सेल्फ रिलायंस, राइट। See, this is a unique book with 500 drawings on environmental education, a must for school students, right? और इसको अगर मैं क्लिक करती हूँ तो व्यू कंप्लीट बुक डाउनलोड बुक आता है। तो इसमें मुझे व्यू करना है बुक को, मैंने यहाँ पे क्लिक किया एंड यू कैन सी 155 पेजेस का ये बुक है और वो इस प्रकार से ओपन हो गए हैं। ठीक है? आप यहाँ पे जस्ट 1 सेकेंड, हाँ। ओके, सॉरी। तो दिस इज विज्ञान प्रसार डिजिटल लाइब्रेरी। हम थोड़ा आगे चलते हैं। इसके ये कंटेंट्स है, आप आराम से देख सकते हो इसको। देयर इज वन मोर डिजिटल लाइब्रेरी फॉर एंड वेरी इंटरेस्टिंग वन, इंटरनेशनल चिल्ड्रंस डिजिटल लाइब्रेरी। और यहाँ पे जब आप क्लिक करते हो रीड बुक्स को, तो ब्राउजिंग ऑप्शंस आते हैं छोटे बच्चों के एज के हिसाब से, जैसे 3 to 5, 6 to 9, 10 to 13, साइज ऑफ बुक्स, शॉर्ट बुक्स, मीडियम बुक्स, लॉन्ग बुक्स, इन कैरेक्टर वाइज। और बच्चे हैं छोटे, उनकी जिद रहती है नहीं मुझे आज रेड कवर वाला ही बुक पढ़ना है, तो उसके हिसाब से भी उन्होंने ब्राउजिंग ऑप्शंस दिए हैं। और छोटे छोटे बच्चे इसको इजीली एक्सेस करे करके उन्होंने यहाँ पे देखिए पिक्टोरल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है। इसमें से एक बुक है ये, इसको क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से पूरा बुक खुल जाता है, बच्चा आराम से एक एक पेज पढ़ता है। वेरी वेरी ब्यूटीफुल लाइब्रेरी। देन देर इज वन मोर वेबसाइट दैट इज स्टोरी प्लेस। यहाँ पे क्या होता है, बच्चों को पूरा मल्टीमीडिया टेक्निक्स का इस्तेमाल किया है उन्होंने। ऑडियो है, वीडियो है, इमेजेस है, ग्राफिक्स है, और उन्होंने ये वेबसाइट बच्चों को इन्वॉल्व करके स्टोरी बता दी। देन अगेन कमिंग टू आवर एकेडमिक्स, आपको बता दूं कि आपको अगर फुल टेक्स्ट बुक्स चाहिए पब्लिश्ड इन फॉरेन कंट्रीज, तो आप ये जो वेबसाइट है प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग, इसको भी आप ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे भी बहुत सारी बुक्स जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड होती है। देन देर इज वन मोर इंटरेस्टिंग वेबसाइट दैट इज लिब्री बुक्स। ये वेबसाइट उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ब्लाइंड लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे ऑडियो बुक्स है, बोलता है, राइट। और इसको आप सर्च कर सकते हो, एडवांस सर्च भी आप इसमें कर सकते हो। देखिए यहाँ पे मैंने देखा कुछ किताबें इस प्रकार से मिली है मुझे। इंग्लिश में देखिए आपको इतनी किताबें मिलेंगी, फ्रेंच में इतनी, इटालियन में, स्पेनिश में। मुझे लगा हिंदी में है क्या, देखना चाहिए, तो हिंदी में भी अभी काम शुरू हो गया है। फिर मुझे लगा मराठी में ढूंढते हैं, तो मराठी में भी एक बुक अवेलेबल है, ये डाउनलोड भी होती है। और अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो वो ऑडियो शुरू हो जाता है।
तो लिब्रिवॉक्स बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत अच्छी साइट है ये। और आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो, जैसे आपको क्राइम मिस्ट्री फिक्शन पढ़ना है या फिर आपको कुछ फैंटास्टिक फिक्शन है या फैंटेसी फिक्शन है, तो इस प्रकार से आप सिलेक्ट कर सकते हो। Now, I'm coming to a very important topic of this session, and that is what is the role of UGC in promoting open access? यूजीसी के क्या क्या प्रोविजंस है वो आपको बता दूं। देखिए, यूजीसी ने आपको ई शोध सिंधु दिया है। हर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज में इसका एक्सेस है और आप यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के मेंबर बन के ये ई शोध सिंधु का एक्सेस ले सकते हो। एंड दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको सिर्फ मेंबर बनना है। देन शोध शुद्धि जो है वो पोर्टल है, उन्होंने प्लेजरिज्म चेकिंग के लिए बनाया है। और एनलिस्ट प्रोग्राम जो है वो हर कॉलेज के लिए बनाया हुआ ई रिसोर्सेज का पैकेज है। उसके बाद में ओपन एक्सेस इनिशिएटिव्स में ये जो इन्फ्लिबनेट है, जो यूजीसी के अंडर में ऑटोनॉमस बॉडी करके काम करता है, दैट इज इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर। तो वो जो भी इन हाउस प्रोग्राम्स लेते हैं, कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, तो वो सब रिसर्च पेपर्स की उनकी रिपोजिटरी बनी हुई है। और शोध गंगा ये इलेक्ट्रॉनिक थीसिस की रिपोजिटरी है, हमारी नेशनल रिपोजिटरी है। तो शोध गंगोत्री है, यहाँ पे आपको रिसर्च इन प्रोग्रेस पता चलता है, दैट इज जो सिनॉप्सिस आपके आरआरसी में अप्रूव होते हैं तो वो यहाँ पे अपलोड किए जाते हैं। ठीक है? इसके अलावा ईपीजी पाठशाला, ये जो है ई कंटेंट का पोर्टल, जो स्वयं भी यूज करता है स्वयं कोर्सेज के लिए, तो वो भी इन्फ्लिबनेट सेंटर मैनेज करता है। उन्होंने एक विद्वान डेटाबेस बनाया है और ई कंटेंट के लिए विद्यामित्रा करके एक प्रोजेक्ट है, राइट। और इन्फ्लिबनेट सेंटर एक यूनियन कैटलॉग, मतलब इंडिया में जितनी यूनिवर्सिटीज है उनके लाइब्रेरी के कैटलॉग्स का एक यूनियन कैटलॉग बना के उन्होंने दिया हुआ है। तो ये सब क्या क्या है वो हम अभी देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। देखिए, ई शोध सिंधु, ई शोध सिंधु में आपको ई रिसोर्सेस मिलते हैं, राइट। देखिए, ये सारे डेटाबेसेस आपको इतने सारे मिलते हैं, आप देख सकेंगे। उसमें से वेब ऑफ साइंस बहुत इंपॉर्टेंट डेटाबेस है जो आपको यहाँ से मिल रहा है। उसके बाद में एसीएम डिजिटल लाइब्रेरी, इनके फुल टेक्स्ट रिसोर्सेस, अमेरिकन फिजिकल सोसाइटी, ये आपको मिलते हैं जर्नल्स। देन शोध शुद्धि, जो मैंने आपको कहा प्लेजरिज्म डिटेक्टिंग पोर्टल है, इसका मेंबरशिप लोगे आप तो आप यहाँ पे आपका पेपर थीसिस प्लेजरिज्म चेक कर सकते हो। दिस इज एनलिस्ट फॉर कॉलेज लाइब्रेरीज। और ये जो है ये इम्प्लीमेंट की खुद की रिपोजिटरी है उनकी इन हाउस एक्टिविटीज की। जैसे वो लोग कैलिबर करके एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस लेते हैं हर साल, तो उसमें अगर मुझे डिजिटल लाइब्रेरी के ऊपर में रिसर्च लिटरेचर चाहिए, ओके, तो मुझे ये सब पेपर आए, इसमें से अगर मुझे ये पेपर पढ़ना है तो मैंने क्लिक किया, ये पेपर पूरा यहाँ पे आ गया, राइट। देखिए, सब्जेक्ट वाइज एक्सपर्ट्स का एक डेटाबेस यूजीसी बनाती है थ्रू इंटरनेट, दैट इज नोन एज विद्वान डेटाबेस, राइट। अभी देखिए, इसमें 62,241 से ज्यादा एक्सपर्ट्स का बायोडाटा आपको यहाँ से मिलेगा। सपोज आप कोई कॉन्फ्रेंस होस्ट कर रहे हो और आपको की नोट स्पीकर चाहिए उस पर्टिकुलर, सपोज नैनो टेक्नोलॉजी पे आप कर रहे हो कॉन्फ्रेंस, तो नैनो टेक्नोलॉजी में इंडिया से कौन से एक्सपर्ट्स है, तो इसको आपको सर्च करना है, तो यू कैन टेक हेल्प ऑफ दिस विद्वान डेटाबेस, राइट। तो देखिए, इतने सारे एक्सपर्ट्स है, इट इज विद्वान डेटाबेस। उसके बाद में इन्फ्लिबनेट ने विद्यामित्रा नाम का ई कंटेंट पोर्टल बनाया है। इसमें ऑनलाइन कोर्सेज मटेरियल्स, ई बुक्स, वीडियो लेक्चर्स, एक्सपर्ट्स के नोट्स है। ये इतने सारे सब्जेक्ट्स कवर होते हैं, एग्रीकल्चरल साइंसेस, बायोलॉजिकल साइंसेस, केमिकल साइंसेस, फिजिकल साइंसेस,
मेडिकल एंड हेल्थ, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, सोशल साइंसेस, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज एटसेट्रा। देखिए हर एक ब्रॉड सब्जेक्ट में उसके सब सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, राइट? आप यहाँ पे देख सकते हो। इसमें देखिए आपको फ्री टेक्स्ट यूजी पीजी जो चाहिए आप यहाँ से सर्च कर सकते हो। देखिए इसमें ई टेक्स्ट 44,000, ई ट्यूटोरियल वीडियोस 66,000 है। अंडर ग्रेजुएट के लिए इतना मटेरियल है, पोस्ट ग्रेजुएट के लिए इतना मटेरियल है। तो शोध गंगा, अगला प्रोजेक्ट है उनका शोध गंगा। शोध गंगा में आपको इंडियन यूनिवर्सिटीज ने जो भी थीसिस को अवार्ड किया है वो सब थीसिस मिलेंगे। और रिसेंट कवरेज आप देखेंगे तो 2,75,000 थीसिस यहाँ पे है, उससे भी ज्यादा है। 2,76,888 फुल टेक्स्ट थीसिस है, 7,650 सिनॉप्सिस है, 457 यूनिवर्सिटीज इनको डेटा देती है और 526 यूनिवर्सिटी ने इनके साथ में एमओयू साइन किया है। एक चीज को ध्यान रखेंगे, जो भी यूनिवर्सिटी इनके साथ में एमओयू साइन करती है शोधगंगा का, यूजीसी उनको कुरकुन नाम का एक सॉफ्टवेयर का एक्सेस देती है, प्लेजरिज्म डिटेक्टिंग सॉफ्टवेयर। अभी ये शोधगंगा में मैंने कीवर्ड डाला बुद्धिज्म, ओके। और जब मैंने सर्च किया शोधगंगा में तो देखिए बुद्धिज्म से रिलेटेड 166 थीसिस इंडिया में अवार्ड हो चुके हैं। उसकी ये लिस्ट आपको आ गई, ठीक है। कोई भी एक थीसिस आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और देख सकते हो। जैसे ये चैप्टर वाइज थीसिस आपको मिल गए, पूरा के पूरा थीसिस, राइट? देखिए ये एक थीसिस का टेबल ऑफ कंटेंट है। तो शोधगंगा इज फॉर फुल टेक्स्ट थीसिस, लेकिन इसका एक और पार्ट है दैट इज शोध गंगोत्री। इसमें आपको सिनॉप्सिस मिलेंगी, दैट इज रिसर्च इन प्रोग्रेस। तो इसमें अगर आपने बुद्धिज्म कीवर्ड डाला तो ये एक सिनॉप्सिस मुझे आया है यहाँ पे, आप देख सकते हो। तो आपके टॉपिक से रिलेटेड रिसर्च कहाँ कहाँ चल रहा है तो वो आपको शोध गंगोत्री से दिखाई देगा। देखिए ये वो सिनॉप्सिस है, इस प्रकार से आप उसको कीवर्ड देके सर्च कर सकते हो और थीसिस डाउनलोड कर सकते हो। कैन सी ओवर हियर जादवपुर यूनिवर्सिटी। ये आपको एडवांस सर्च ऑप्शन है, यहाँ पे आप बुलियन ऑपरेटर्स यूज करके कॉम्बिनेशन सर्चेस कर सकते हो और ये थीसिस डाउनलोड कर सकते हो। नाउ फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि जब ये शोधगंगा के बारे में मैंने आपको बताया, जस्ट सी दिस वन, ये स्लाइड। जब मैंने शोधगंगा में जो इंडिया का नेशनल थीसिस डेटाबेस है उसमें मैंने कीवर्ड डाला बुद्धिज्म और मुझे रिजल्ट्स आए 166, ठीक है। ये नंबर आप नोट डाउन करके रखिए, राइट? वो अभी हमको अगले सोर्स के लिए लगेंगे। और अभी मैं आपको एक सोर्स ऐसे बताने जा रही हूँ, दैट इज एनडीएलटीडी। इट इज नेटवर्क डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ थीसिस एंड डिसर्टेशंस, राइट? इसमें देखिए आप थीसिस रिसोर्सेज को क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नीचे आइए। इंडिया का जैसे शोधगंगा है वैसे ऑस्ट्रेलिया का ट्रोव है, बांग्लादेश का ये है, बेल्जियम का ये है, ब्राजील का ये है, कनाडा का थीसिस कनाडा है, यूरोप का डार्ट है। ऐसे ही इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये अल्फाबेटिकली कंट्रीज है, उसमें यूएस भी आएगा, यूके भी आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये पूरे प्रत्येक देश का जो नेशनल थीसिस आर्काइव है उसको एकत्रीकरण करके उन्होंने एनडीएलटीडी बनाया है। और ये एनडीएलटीडी के ग्लोबल सर्च में आप जाएंगे, जैसे ये ग्लोबल ईटीडी सर्च जो है इसमें अगर आप जाएंगे तो आपको ये पूरे देशों के थीसिस भी मिलेंगे अलोंग विथ इंडिया। तो देखिए
सिर्फ इंडिया के रिपोजिटरी में मैंने डाला तो मुझे बुद्धिज्म के लिए 166 थीसिस मिलेंगे। अभी बुद्धिज्म शब्द मैं एनडीएल टीडी में डालती हूँ, ठीक है। तो हम देखेंगे क्या कितने थीसिस आते हैं। तो देखिए 3121 थीसिस है। और यहाँ से आपको ट्रेंड भी पता चलेगी। ये मैक्सिमम थीसिस आर इन चाइनीज लैंग्वेज, मतलब चाइना में बुद्धिज्म के ऊपर में ज्यादा रिसर्च हुआ है। ये इंग्लिश के 907 हम देखते हैं। इसको हम क्लिक करेंगे तो ये इंग्लिश की थीसिस डाउनलोड हो गए। इसमें से कोई भी एक थीसिस हमको देखना है तो देखिए ये थीसिस खुल गया। ये दूसरा थीसिस है, उसकी डिटेल्स है। देखिए ये 443 पेजेस का एक थीसिस यहाँ पे खुल गया, बुद्धिज्म इन साउथ अफ्रीका। एंड आप देख सकते हो ऑथर है डैरल रेटन, और यूनिवर्सिटी ऑफ केप टाउन ने उसको अवार्ड किया है, राइट। तो इस प्रकार से एनडीएलटीडी इज वेरी इंपॉर्टेंट साइट टू नो। अभी जैसे कि मैंने आपको कहा कि इंडकैट इन्फ्लिमनेट बनाता है। इंडकैट यानी क्या? सपोज आपको नागपुर में बैठ के अमरावती यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी का कलेक्शन क्या है वो देखना है, तो आप इंडकैट से देख सकते हो। मुंबई यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी का कलेक्शन क्या है, तो आप इंडकैट से देख सकते हो, राइट। यहाँ पे बुक्स को क्लिक करेंगे, फिर टाइटल ऑथर, अगर आपको कोई बुक उस लाइब्रेरी कौन से लाइब्रेरी में है ये देखना है तो भी आप इंटकैट का इस्तेमाल कर सकते हो, राइट। उसके बाद में ओसीएलसी का एक वर्ल्ड कैट है। ये वर्ल्ड लेवल का यूनियन कैटलॉग है। यहाँ से भी आपको बहुत सारे रेफरेंसेस मिल सकते हैं, ओके। उनके बहुत सारी सर्विसेज और प्रोडक्ट्स है, तो उसके बारे में भी आप एक बार देख सकते हो। और निस्केर जो है हमारा, ओके, तो वो साइंटिफिक सीरियल्स जो इंडिया से पब्लिश होते हैं। मतलब ठीक है ना। OCW, देखिए एमआईटी के इतने सारे डिपार्टमेंट्स है और हर डिपार्टमेंट के अलग अलग कोर्सेस है। जैसे मैनेजमेंट का कोर्स है, आप देखेंगे कि ये सब जो कोर्सेस है इसमें से डेटा माइनिंग देखना है या और कोई देखना है, तो देखिए यहाँ पे लेक्चर नोट्स उनके एक्सपर्ट्स ने बनाए हुए हैं, कोर्स के साथ में ही आपको मिल जाते हैं। देखिए यहाँ पे लेक्चर नोट्स इस प्रकार से पीडीएफ में वो देते हैं और आप डाउनलोड कर सकते हो। देखिए इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कुछ कोर्सेस है। मुझे ये कोर्स करना है, इकोनॉमिक एनालिसिस एंड बिजनेस डिसीजंस, तो उनके लोगों ने बनाए हुए लेक्चर नोट्स, असाइनमेंट्स, एग्जाम्स, ये सब मुझे मिल जाता है। तो इसी को कहते हैं आप ओसीडब्ल्यू। ये हिस्ट्री से रिलेटेड कोर्सेस है। एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, एनपीटीईएल ये प्रोजेक्ट जो है दैट इज फंडेड बाय एमएचआरडी। तो हमारी जो ओल्ड 7 आईआईटीज थी और इंडियन इंस्टीट्यूट साइंस, इनका ये जॉइंट प्रोजेक्ट है। और ये लोग इंजीनियरिंग के ई कंटेंट्स बनाते हैं, राइट।
तो इसको आप जब देखेंगे एंड इट इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। और हर एक जो बच्चा जिसका ड्रीम है आईआईटी पढ़े, लेकिन सबको आईआईटी में प्रवेश नहीं मिलता, लेकिन जो बाकी कॉलेजेस में पढ़ते हैं वो भी आईआईटी प्रोफेसर्स का मार्गदर्शन एनपीटीईएल के थ्रू ले सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे, ये डिसिप्लिन है, ये कंटेंट है, उन्होंने वीडियो कोर्सेज बनाए हैं और वेब कोर्सेज बनाए हैं, राइट। वीडियो कोर्सेज में आप यहाँ पे देखेंगे कि उनके आईआईटी के प्रोफेसर्स विषय एक लेते हैं और उसके ऊपर एक एक घंटे के लेक्चर्स जो है वो बनाते हैं, वीडियो लेक्चर्स। आप इंस्टीट्यूशन वाइज भी जो कंटेंट है वो आप ढूंढ सकते हो इस प्रकार से। जैसे वेब कोर्स को मैंने क्लिक किया, विषय क्लिक किया, ये आ गया कंटिन्यूम मैकेनिक्स। इसको मैं अगर क्लिक करती हूँ तो इस प्रकार से डिटेल्ड नोट्स जो है वो हमें यहाँ से मिलते हैं। सो एनपीटीईएल इज फॉर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। अभी एक और है ई ज्ञानकोश। ज्ञानकोश क्या है? तो आपको सबको पता है, इग्नू, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी अपनी जो है, उनके जितने भी बुक्स है वो सब डिजिटाइज करके उन्होंने ई ज्ञानकोश में रखे हुए हैं। इसको भी आपको साइन इन करना पड़ता है, ओके, लेकिन इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। और इसको आप, आपके विषय के नोट्स आपको चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो इग्नू पे। देखिए इसमें एक कम्युनिटीज है का डॉक्स है। तो मैंने देखा कि एक कोर्स लिया मैंने लाइब्रेरी साइंस का सर्टिफिकेट कोर्स, और देखा उसमें क्या क्या है। तो जैसे लाइब्रेरी एंड सोसाइटी को क्लिक किया, इसको मैंने ओपन किया, तो एक वीडियो लेक्चर है, ठीक है। तो आप यहाँ से वो पढ़ सकते हो आराम से, ये इग्नू का है पूरा। और ये सेल्फ लर्निंग मटेरियल में आप अगर कुछ चाहिए तो आप यहाँ से ढूंढ सकते हो। मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम्स, अभी मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम को मैंने क्लिक किया तो उनके इतने सारे मास्टर्स डिग्रीज। इसमें देखिए ये लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस मुझे दिखा, मैंने इसको क्लिक किया तो इसमें ये पहला कम्युनिटी आया, उसको क्लिक किया, उसमें ये ब्लॉग आया, उसको क्लिक किया, उसमें यूनिट आया, यूनिट 2 क्लिक किया, और यहाँ पे व्यू ओपन किया। तो देखिए ये 13 पेजेस का मुझे उनके नोट्स मिल गए, राइट। तो इस प्रकार से आप ई ज्ञानकोश को यूज कर सकते हो। आपको एक चीज बता दूं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि भाई आप चौथी से लेके 10वीं तक की किताबें पहले पढ़ डालो। ये जो टेक्स्ट बुक्स होते हैं एनसीईआरटी के, वो भी फ्रीली अवेलेबल है थ्रू देयर वेबसाइट। आपको सिर्फ क्लास सिलेक्ट करना पड़ता है, सब्जेक्ट सिलेक्ट करना पड़ता है और टाइटल सिलेक्ट करना पड़ता है। तो मैंने एक डाउनलोड की हूँ, जीव विज्ञान, हिंदी में है ये, बायोलॉजी का किताब। उसमें सपोज मुझे चैप्टर 6 पढ़ना है तो ये आ गया है हिंदी वाला, है ना। तो ऐसे ये पूरे टेक्स्ट बुक्स जो है एनसीईआरटी के पूरे अवेलेबल है उनकी साइट। देखिए फ्रेंड्स, ये जब ई कंटेंट की शुरुआत हुई ना, तो वो शुरुआत हुई स्कूल लेवल से। सीबीएसई बोर्ड वगैरह इन्होंने ई कंटेंट बनाना शुरू किया, और ऐसे छोटे छोटे ई कंटेंट प्रोजेक्ट्स बड़े बड़े ई कंटेंट प्रोजेक्ट्स में, एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था विद्या वाहिनी करके। तो इसमें रजिस्ट्रेशन लगता था लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट था वो। और उन्होंने ये दो चीजें बनाई थी, शीर्षा एंड विजन नेट। शिक्षा में उन्होंने सीबीएसई के 9, 10, 11, 12 के लिए कंटेंट बनाया है। जैसे इसमें फिजिक्स में डिस्क्राइबिंग मोशन, तो इसमें 1 मार्क का कौन सा प्रश्न आ सकता है, उसका आंसर। 2 मार्क का कौन सा प्रश्न आ सकता है, उसका आंसर। तो इस प्रकार से उन्होंने ये कंटेंट बनाया था। और ये जो विजन नेट थे उसमें सीबीएसई से रिलेटेड उन्होंने लेक्चर नोट्स और पीपीटी प्रेजेंटेशंस बनाए थे, जो टीचिंग के लिए भी उपयुक्त थे और पढ़ने के लिए भी उपयुक्त थे। जैसे उन्होंने बहुत एनिमेटेड प्रेजेंटेशंस बनाए थे, जैसे लिविंग हॉल, इसको क्लिक किया तो देखिए इतना सुंदर ऐसे प्रेजेंटेशंस वहाँ पे मिलते थे, राइट। नाउ आई एम कमिंग टू अगेन इनक्लिनेट का जो है ईपीजी पाठशाला, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट ई कंटेंट प्रोजेक्ट है। और यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे लाइफ साइंसेस को क्लिक किया, राइट।
इसमें मैं बायोकेमिस्ट्री है, बायोटेक्नोलॉजी, फूड एंड न्यूट्रिशन को क्लिक करती हूँ। तो देखिए फूड एंड न्यूट्रिशन में वो कहता है पेपर का नाम लिखो, मॉड्यूल सिलेक्ट करो। तो पेपर का नाम मैंने फूड साइंस, मॉड्यूल मैंने फूड ग्रुप्स लिया। तो देखिए ये आ गया। ये 4 क्वाड्रेंट में है, मतलब ये कंटेंट है, आपको पढ़ना है तो। और अगर आपको सेल्फ लर्निंग करना है तो वीडियो भी है, राइट। तो देखिए ये उनका प्रेजेंटेशन शुरू हो गया है। आप यहाँ पे देखेंगे इट इज वीडियो। ये डेवलपमेंट टीम है, ये मैडम है, वो पढ़ा रही है, वीडियो लेक्चर है। और ये जो ईपीजी पाठशाला की कंटेंट्स है, तो ये स्वयं मुक्स के जो अभी कोर्सेज चलते हैं, फ्री ऑनलाइन कोर्सेज, तो उसके लिए भी एज अ कंटेंट यूज किए जाते हैं। एज फार एज यूजीसी इज कंसर्न, यूजीसी ने इस प्रकार के प्रोजेक्ट्स बहुत सालों पहले शुरू कर दिए थे। और उन्होंने लर्निंग ऑब्जेक्ट्स बनाए थे और ई कंटेंट, देखिए यहाँ पे ई कंटेंट एंड लर्निंग ऑब्जेक्ट रिपोजिटरी बनाई। तो वो सीईसी के अंतर्गत यूजीसी के वेबसाइट में जाएंगे, सीईसी देखेंगे तो आपको ये पेज आता है। उन्होंने लर्निंग ऑब्जेक्ट बनाए थे, मतलब कैसे, एक छोटा सा क्वेश्चन लेना और उसके ऊपर में छोटा सा वीडियो बनाना और उसका कंटेंट यहाँ पे डालना। जैसे ये क्वेश्चन है, ओके, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए, राइट। यहाँ पे उन्होंने ये दिए, जैसे ये लर्निंग ऑब्जेक्ट दिखता कैसे, दिस इज क्वेश्चन, दिस इज आंसर, और यहाँ पे एक बंदा बैठ के उसको पढ़ा रहा है, राइट। तो इसको कहते हैं लर्निंग ऑब्जेक्ट। ये बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, घंटे घंटे के नहीं होते। छोटा क्वेश्चन छोटा रहता है, आंसर भी छोटा रहता है। फिर इसको हमने देखा। उस वक्त में जब मैं इस पे काम कर रही थी 2009, तो मैंने देखा कि ये ऐसे अलग अलग सब्जेक्ट वाइज लोगों ने ऑब्जेक्ट्स बनाए थे। लेकिन लाइब्रेरी साइंस का एक ही ऑब्जेक्ट था, वो भी इन्फ्लिपनेट के डायरेक्टर जगदीश अरोरा जी का था, ई बुक्स के ऊपर में। मैं इंस्पायर हो गई उससे और मैंने यूजीसी को मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट दिया, क्रिएशन ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्ट रिपोजिटरी इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। और मेरे प्रोजेक्ट का जो इंटरव्यू था उसके लिए खुद जगदीश अरोरा जी थे जिन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया। और उन्होंने बहुत तारीफ की वो प्रोजेक्ट की और मुझे वो प्रोजेक्ट मिला। उसके लिए मुझे 7,63,000 यूजीसी ने दिए थे 2009 में, राइट। वो प्रोजेक्ट मैंने 2012 तक कंप्लीट करके यूजीसी को सबमिट किया था। और आप देखेंगे कि ई कंटेंट में भी अ, ये यूजीसी ने कुछ किया है। जैसे आपको बॉटनी के ई कंटेंट देखने हैं तो आप यहाँ से देखेंगे। मनी प्लांट के बारे में आपको जानना है तो ये मनी प्लांट के बारे में आता है। जैसे कि मैंने कहा था कि मैंने प्रोजेक्ट दिया और कंप्लीट करके उनको दिया। तो इसका ये होम पेज था। इसमें मैंने लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के ये 8 ये किए थे पेपर। इसके अलावा मैंने पीपीटी प्रेजेंटेशन और क्विजेस दिए थे। मूडल में बनाया था मैंने ये प्रोजेक्ट। और उस वक्त मूडल इतना परिचित नहीं था लोगों को जितना आज है। तो उसका ट्रेनिंग लेने के लिए मुझे दिल्ली जाना पड़ा था। और ये जो क्विजेस सेक्शन था उसका, वो इतना अच्छा बन गया था कि मैंने आईसीएसएसआर को दूसरा प्रोजेक्ट दिया कि नेट सेट के लिए लाइब्रेरी साइंस का क्वेश्चन बैंक बनाना। तो उसके लिए मुझे 3.5 लाख आईसीएसएसआर ने दिए थे। और वो भी प्रोजेक्ट मैंने सबमिट किया। और उसके बाद में मैंने फिर से मूडल पे ही नेट का जो पेपर 1 रहता है उसके लिए जनरल क्वेश्चंस का मैंने एक बैंक बनाया था। उसके लिए यूनिवर्सिटी ने मुझे 2.5 लाख दिए। सो इस प्रकार से ये प्रोजेक्ट्स जो है बहुत इम्पोर्टेंट रहे हैं मेरे इसमें। देखिए इस प्रकार से क्विजेस बनती है, बच्चा सीधा यहाँ पे क्लिक करता है। इस प्रकार से मैंने पीडीएफ्स बनाए थे नोट्स के, लेक्चर नोट्स के। ये मेरी गुरु है राजलक्ष्मी मैडम। तो उस वक्त में इतने रिसोर्सेस नहीं थे हमारे पास में। कैमरा, वीडियो कैमरा खरीद लिए थे और उससे हमने ये लेक्चर्स बनाए थे। तो फ्रेंड्स, ये जो ओपन एक्सेस है
ये अलादीन का चिराग जैसे होता है, इस प्रकार से होता है ना। आप जितना इसको डीप स्टडी करते जाएंगे वैसे आपको मोर एंड मोर इंफॉर्मेशन जो है वो आपको मिलते जाएगी। So friends, this is all about open access। और एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, ये सब ओपन एक्सेस जो है वो एक मूवमेंट की तौर पे ऊपर आया है, और इसका एक नेक उद्देश्य ये है कि आपको सही लिटरेचर फ्री ऑफ कॉस्ट देना, ताकि रिसर्च का जो प्रोग्राम्स है वो आगे 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 जाए। तो फ्रेंड्स, फॉर दिस सेशन आई वुड लाइक टू कंक्लूड ओवर हियर। आपके प्रश्न हैं तो हमारे पास में 10 मिनट है, आप क्वेश्चंस पूछ। थँक्यू सो मच मॅडम फॉर दिस सेशन. कोणाला काही विचारायचं असेल तर विचारा, काही डाऊट असतील. हॅलो मॅडम. हॅलो हां सर बोला. मॅडम, मला प्रश्न नाही आहे, पण मला एक मॅडमला सांगायचं आहे की मॅडमनी ज्या पुष्कळशा नवीन जे रिसोर्सेस सांगितले, रिसोर्सेस नाही का, हम्म. ते मला यातले पुष्कळशे माहीत नव्हते ॲज अ लायब्ररियन म्हणून, आणि याच्यामुळे मला खूप अजून नवीन जास्त माहीत झाले. त्याबद्दल मॅडमचं मी थँक्स, धन्यवाद. थैंक यू सो मच सर. अजून कोणाला काही विचारायचं आहे? ओके, आय थिंक क्वेश्चन्स नाही आहेत मॅम. ठीक आहे ना. येस हॅलो, एक क्वेश्चन आहे मॅडम. बोला सर. मॅडम, हा मॅडम, ओपन ऍक्सेस आणि स्टँडर्ड ऍक्सेस मध्ये काय डिफरन्स राहते मॅडम? ओपन ऍक्सेस आणि स्टँडर्ड ऍक्सेस तर राहते ना मॅडम, म्हणजे तो कीवर्ड मी ऐकलेला आहे, स्टँडर्ड ऍक्सेस. स्टँडर्ड ऍक्सेस असं काही थीम नाहीये सर. नाही आहे. सबस्क्रिप्शन बेस्ड ऍक्सेस असेल, ओके मॅडम. सबस्क्रिप्शन बेस्ड ऍक्सेस असेल, हा ओपन हा, ऍक्सेस इज डिफरंट सर. ओके. ओके मॅडम, इथे आपण ब्रेक घ्यायचा का 5-10 मिनिटाचा? चालेल. 5-10 मिनिटाचाच घ्यायचा की 15 मिनिटाचा? चालेल मॅडम, 15 मिनिट्सचा घेऊया, म्हणजे 3 वाजता नेक्स्ट सुरू करू. चालेल ना, काही प्रॉब्लेम नाही. हां, तुम्ही सांगा मॅम तुमच्या कन्व्हिनियन्सने, असं काही नाही. काही प्रॉब्लेम नाही मला. ओके, हा 3 वाजता सुरू करायचं? हो चालेल. ओके फ्रेंड्स, मीटिंग लीव नका करू, फक्त तुम्ही रिफ्रेशमेंट ब्रेक घ्या. आपण पुढलं सेशन 3 वाजता सुरू करूया. ओके ओके मॅडम. ओके ओके. थँक्यू. ओके.